अरे क्या हल्ला मचा रखा है इसने? चाय के लिए कहा था, इतना हंगामा क्यों कर रही है? आज के पहले तो इतनी जुबान कभी नहीं चली। इसकी आवाज़ सुनकर इतनी बीमारी में भी मुझे उठकर आना पड़ा। फिर तो यह सुनकर आकांक्षा जोर से फट पड़ी। अरे यह हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि मैंने आपके बेटे से चाय बनाने को कह दिया। फिर तो बीमारी में भी सोमवती जी बौखला गई। अरे यह क्यों बनाएगा चाय? चाय बनाने का काम तेरा है, तू बहू है घर की। इतनी बदतमीजी कर रही है। अरे अपने माँ बाप से भी इतनी बदतमीजी करती है क्या? आकांक्षा ने तुरंत हाथ बांधकर सोमवती जी की आंखों में देखते हुए जो कहा, उसे सुनकर सोमवती जी के होश उड़ गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आकांक्षा ने जैसे ही अपनी सास सोमवती जी को चाय देते हुए ऐसा कहा तो वह आकांक्षा पर तुनक कर पड़ी। पैसे क्यों चाहिए? ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई जो पैसे चाहिए? तो आकांक्षा डरते हुए बोली, मम्मी जी राखी आ रही है, उसके लिए राखी खरीदनी है और सोच रही हूँ कि एक सूट भी खरीद लूँ घर पहनकर जाने के लिए। क्या है ना, बहुत समय से कोई नया सूट नहीं खरीदा, मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं। सोमवती जी ने चाय का घूंट भरकर सख्त आवाज में कहा, अरे अगर इतना खर्चा करना है तो फिर अनिकेत से मांग, मैं कहाँ से पैसे दूँ? ये सुनकर आकांक्षा खामोश हो गई। फिर थोड़ी हिम्मत बटोरकर बोली, मम्मी जी ये तो सारे पैसे आपको दे देते हैं ना, और आप अपने पास बस खर्चे के ही रखते हैं, तो फिर इनको भी तो पूरे नहीं पड़ते, बस इसीलिए आपसे मांग रही हूँ। अब तो सोमवती जी का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तुझे ये तो पता है कि मुझे दे देता है, मगर ये नहीं पता कि घर का खर्चा कितना है और उसमें से बचता ही क्या है जो मैं तुझको भी दे दूँ। अरे त्योहार का बस तेरा है, तेरी नंद नहीं आएगी, उसके लिए भी तो इंतजाम करना पड़ता है, और मेरे पास कोई पेड़ तो लगा नहीं है कि उसमें से तुझे तोड़ कर दे दूँ। राखी और मिठाई तक तो ठीक है, लेकिन ये सूट खरीदना कौन सा ज़रूरी है? कुछ भी पहनकर काम चला ले। सोमवती जी की बातों ने आकांक्षा को खामोश होने पर मजबूर कर दिया, मगर दिल तो जैसे टूट रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, मम्मी जी कुछ नहीं तो राखी और मिठाई तो लेकर जाना ही होगा। फिर तो सोमवती जी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता यह सब, मेरा हिसाब किताब नहीं है, अनिकेत से कह दे। यह सुनकर तो आकांक्षा अपने आंसू नहीं रोक पाई और चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। बाहर बैठी सोमवती जी की आवाज़ आ रही थी, अरे राखी पर कौन सा इतना बड़ा खर्चा होता है, 10 रुपए की राखी ले आए, इसको तो सूट खरीदने हैं। सोमवती जी बड़बड़ाते हुए चाय पी रही थी और अंदर आकांक्षा रो रही थी। आकांक्षा ने सोचा कि एक बार अनिकेत से ही बात करती हूँ। आकांक्षा शाम होने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही शाम को अनिकेत आया तो उससे पहले कि आकांक्षा उससे कुछ कह पाती, वह कपड़े बदल ही रहा था कि सोमवती जी ने उसे बाहर से आवाज़ दी, अरे अंदर बैठ गया जाकर, यहाँ आकर बैठ ज़रा, कुछ मुझे भी ज़रूरी बात करनी होती है। अनिकेत के सामने पानी लेकर खड़ी आकांक्षा देखती ही रह गई और अनिकेत जल्दी से पानी पीकर बाहर चला गया। सोमवती जी ने उससे बैठने को कहा और बोली, अरे बेटा, रक्षाबंधन आने वाली है, क्या सोचा है, बहन को क्या शगुन देना है? अनिकेत ने बोझिल सी आवाज़ में कहा, अरे मम्मी क्या सोचा, सारे पैसे तो आपके हाथ में दे देता हूँ। तो सोमवती जी शब्दों में चाशनी घोलते हुए बोली, अरे सुन, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, बस तू अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी साड़ी और खरीद कर ले आ, और दामाद जी के लिए भी अच्छे से कपड़े ले आना। केवल बेटी को देते अच्छा नहीं लगता ना, दामाद जी बुरा मानेंगे। अनिकेत ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ। रसोई में चाय बना रही आकांक्षा ने सब सुन लिया। वह अनिकेत के पास वापस कमरे में आते ही जल्दी से चाय लेकर आई और बोली, अनिकेत, मुझे राखी और सूट के लिए पैसे चाहिए, और हाँ मिठाई भी। तो अनिकेत ने झुंझलाकर कहा, क्या आकांक्षा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास पैसे बचते ही नहीं हैं। अब तो आकांक्षा का चेहरा उतर गया। कैसी बातें कर रहे हो अनिकेत, क्या मैं अपने भाई के लिए राखी नहीं खरीदूंगी? और अभी तो तुम मम्मी से बाहर कहकर आए हो कि दीदी को राखी पर देने के लिए साड़ी और जीजा जी के कपड़ों का इंतज़ाम करोगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर तो अनिकेत सक पका गया। अरे बहन है वो, आएगी तो खाली हाथ जाएगी नहीं। बहन
का ही त्योहार है, तुम्हारा भाई भी तो तुमको देगा। चलो राखी और मिठाई के पैसे ले लेना, मगर सूट के पैसे नहीं है मेरे पास। इतना बड़ा त्योहार और अनिकेत का ऐसा जवाब, जिसे सुनकर आकांक्षा अंदर ही अंदर रोने लगी। उसे साफ नजर आ रहा था कि जैसे इस घर में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वह उदास रहने लगी और यह अनिकेत को भी नजर आ रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा दीदी के लिए साड़ी और जीजा जी के कपड़े खरीद लेना, और हाँ आकांक्षा को भी साथ ले जाना, वो भी एक सूट अपने लिए खरीद लेगी, उसे भी तो मायके जाना है ना। तो सोमवती जी भड़क गई, अरे ये क्या, इसने सूट सूट लगा रखा है, ये तो कुछ भी पहनकर जा सकती है, लेकिन बेटी को देना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। इसे पता चल गया होगा कि हम मेघा के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, तभी बार बार सूट मांग रही है। अरे वो बेटी है इस घर की और ये बहू, भला दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। दोनों की यह बातें सुनकर आकांक्षा रसोई में खड़ी हुई रोने लगी। उसका दिल रोकर कहने लगा, क्या मैं इन लोगों के लिए एक मजबूरी हूँ? क्या मैं इस घर की बहू नहीं, या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? बेचारी आकांक्षा की शादी को 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा था और यह राखी का दूसरा त्योहार था। शुरू के 6 महीने तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद से सोमवती जी का बर्ताव दिन पर दिन कड़वा होता गया। उनका बात बात पर यह कहना कि बहू और बेटी में फ़र्क होता है, मेघा की जगह लेने की कोशिश मत कर, जबकि आकांक्षा उनकी खूब सेवा करती और सबको खुश रखने की कोशिश भी करती थी, लेकिन फिर भी सोमवती जी ताना देने से बाज नहीं आती थी। वह काफ़ी देर तक रोती रही। फिर उसने अपने मन को समझा लिया कि चलो राखी और मिठाई ही सही, लेकिन अब उसे अनिकेत पर नाराज़गी नहीं थी। उसे नज़र आ रहा था कि अनिकेत ने उसकी तरफ से बोला, मगर सोमवती जी ही मानने को तैयार नहीं हुई। एक दिन सोमवती जी अपनी बेटी से बात कर रही थी, अरे तू कब आएगी रक्षाबंधन पर? ऐसा ना हो कि कहीं हम सारा दिन तेरा इंतज़ार करते रहें। मैं तो कह रही हूँ कि एक हफ्ता पहले ही आ जा। तो उधर से मेघा ने कहा, मम्मी मेरी ननद भी तो आने वाली है, वो भी 4 दिन पहले। मैं तो रक्षाबंधन वाले दिन ही आऊँगी और राखी करके लौट जाऊँगी। फिर तो सोमवती जी गुस्से से बोली, अरे त्योहार क्या बस तेरी ननद का है, तेरा भी तो त्योहार है, और अगर वो अभी नहीं है तो तेरी सास देख लेगी, तुझे उसकी सेवा करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कह दिया, बस तू एक हफ्ता पहले यहाँ आ जा। इसके बाद फ़ोन कट गया। अगले दिन सोमवती जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और आकांक्षा को उनकी सेवा में लगना पड़ा। मेघा ने सोमवती जी को फ़ोन करके कहा कि मम्मी मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। आकांक्षा हर तरह से सोमवती जी का ध्यान रख रही थी, लेकिन सोमवती जी अपनी आदत से मजबूर हर चीज़ में कमी निकाल रही थी। आकांक्षा ने उन्हें सूप बनाकर दिया तो सोमवती जी ने एक चम्मच पीते ही उसे थूक दिया और बुरा सा मुंह बनाकर गुस्से में चिल्लाई, अरे ये क्या बना दिया है, इसे तो कुत्ता भी ना खाए। मेघा इतना अच्छा सूप बनाती है, लेकिन वही बात है ना कि बेटी तो बेटी होती है, बहू 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 बेटी कभी नहीं बन सकती। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अब हर वक्त यही चल रहा था और बात बात पर सोमवती जी कहने लगती थी, मेरी मेघा आ जाएगी एक दिन बाद तो इतना अच्छा ख्याल रखेगी कि तू देखती रह जाएगी। तू कहाँ मेरा ख्याल रखेगी, तू तो केवल अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, बेटी तो तू उनकी ही है ना। हर वक्त के ताने अब आकांक्षा से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, मगर सोमवती जी का बुखार जो कि उतर नहीं रहा था, ऐसी हालत को देखते हुए आकांक्षा खामोश थी। अगले दिन रविवार था और अनिकेत घर पर था। वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ था कि तभी आकांक्षा चाय लेकर आई। जैसे ही सोमवती जी ने चाय का घूंट लिया तो जानबूझकर मुंह बनाकर बोली, देख अनिकेत कैसी चाय बनाई है, मैं डायबिटीज़ की मरीज़ और मुझे चाशनी जैसी चाय बनाकर दे दी है। अरे मार क्यों नहीं देती मुझे, मेरी मेघा होती तो मैं अब तक ठीक हो जाती। अनिकेत बैठा देखता ही रहा और यह देखकर आकांक्षा की आंखें भर आईं। उसने सफाई देने की कोशिश की, मम्मी जी मैंने तो चीनी बहुत कम डाली है। फिर तो अनिकेत गुस्से में बोला, अरे समझ में नहीं आता क्या तुम्हें आकांक्षा, उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें ज़रा सी भी चीनी ज़्यादा लगती है। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा लग रही है तो तुमने ज़्यादा ही डाली होगी, ऊपर से सफाई दे रही हो। फिर तो सोमवती जी का आलाप शुरू हो गया, देख ले अनिकेत,
तू नहीं रहता घर पर और ये तेरे पीछे रोज ऐसा ही करती है। कल मेरी मेघा आ जाएगी तो फिर मैं इसको हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। अरे यह मेरी बेटी कभी बन ही नहीं सकती, ठीक से बहू बन जाए वही बहुत है। बेचारी आकांक्षा रोते हुए चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना करती है फिर भी पति ने साथ तक नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह सोमवती जी अपने बिस्तर से उठकर कराहते हुए जोर जोर से अनिकेत को आवाज देने लगी। आकांक्षा अनिकेत को चाय देने आई तो अनिकेत बोला, अरे मम्मी की आवाज आ रही है तो जाती क्यों नहीं हो? तो आकांक्षा ने सपाट सा जवाब दिया, तुम बेटे हो, उनके बेटे हो तो तुम जाओ। फिर तो अनिकेत आंख निकाल कर बोला, यह क्या बात है आकांक्षा, तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या? फिर तो आकांक्षा गुस्से में बोली, क्यों, तुम बेटे हो उनके तो क्या तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है? अनिकेत ने झल्लाते हुए कहा, तुम देख नहीं रही हो मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ? तो आकांक्षा ने कमरे से निकलते हुए कहा, लैपटॉप छोड़कर भी जा सकते हो, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अनिकेत को आकांक्षा का यह बर्ताव बहुत अजीब लगा। वह लैपटॉप को गुस्से में एक साइड रखकर सीधा सोमवती जी के कमरे में गया तो सोमवती जी उसको देखते ही गुस्से में बोली, अरे सवेरा हुआ है या नहीं इस महारानी का? कब से आवाज लगा रही हूँ, 8 बजने को आ रहे हैं मगर अभी तक चाय नहीं दी। यह सुनकर अनिकेत हैरान हो गया। उसके मुंह से तुरंत निकला, क्या आपको एक बार भी चाय नहीं मिली? मैं तो 2 बार चाय पी चुका हूँ। रुको, मैं अभी आकांक्षा से पूछता हूँ। इतना कहकर अनिकेत सीधे रसोई में आया और सब्जी काटती हुई आकांक्षा से बोला, यह क्या तरीका है आकांक्षा? तुम सुबह से 2 बार चाय बना चुकी हो लेकिन तुमने एक बार भी मम्मी को नहीं दी। मम्मी कब से चाय का इंतजार कर रही हैं, 8 बजने को आ रहे हैं। यह सुनकर आकांक्षा ने गुस्से से अनिकेत को देखा और बोली, तुम्हारी मम्मी के लिए चाय मैं क्यों बनाऊं? तुम अपने आप क्यों नहीं बनाते? या फिर वो खुद बना ले। कहकर आकांक्षा बेफिक्री से वापस सब्जी काटने लगी, मानो उसे अनिकेत के गुस्से का कोई डर ही नहीं हो। उसका यह अंदाज देखकर अनिकेत का पारा हाई हो गया। ये क्या बकवास है आकांक्षा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सुबह सुबह चाय बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। और मेरी बीमार माँ क्या अपने लिए खुद चाय बनाएगी? तुम अपनी बीमार माँ को ऐसा ही कहती हो क्या? फिर तो आकांक्षा ने गुस्से से चाकू को स्लैब पर दे मारा और लाल आंखों से अनिकेत को देखते हुए बोली, किसकी माँ? अरे माँ तो वो तुम्हारी है, मेरी तो सास है। माँ के प्रति जिम्मेदारी होती है, सास के प्रति जिम्मेदारी कौन सी? मम्मी को ही तो लगता है कि बेटी बेटी होती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो फिर मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने कि मैं हर वक्त उनकी सेवा में जुटी रहूंगी और वो मुझे ताने देती रहेगी? अरे वो तो अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रही है और सच बोलूं तो मैं भी उनकी बेटी के आने का ही इंतज़ार कर रही हूँ। आकांक्षा का यह अंदाज देखकर तो वह हक्का बक्का रह गया। अरे मम्मी कुछ बोल देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पकड़ कर बैठ जाओगी। मेघा उनकी बेटी है तो क्या हुआ अगर ऐसा कह दिया? अब तो आकांक्षा जोर से चिल्ला पड़ी, हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी माँ थोड़ी है। जितने ताने रोज सुनती हूँ ना, उसके बदले में ऐसा कह भी दिया तो क्या हो गया? आकांक्षा की आवाज़ इतनी ऊंची हो गई थी कि सोमवती जी धीरे धीरे अपने कमरे से उठकर आ गई। अरे क्या हल्ला मचा रखा है इसने, चाय के लिए कहा था, इतना हंगामा क्यों कर रही है? आज के पहले तो इतनी जुबान कभी नहीं चली, इसकी आवाज़ सुनकर इतनी बीमारी में भी मुझे उठकर आना पड़ा। फिर तो आकांक्षा जोर से फट पड़ी, अरे ये हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि मैंने आपके बेटे से चाय बनाने को कह दिया। फिर तो बीमारी में भी सोमवती जी बौखला गई। अरे ये क्यों बनाएगा चाय? चाय बनाने का काम तेरा है, तू बहू है घर की, इतनी बदतमीजी कर रही है। अरे अपने माँ बाप से भी इतनी बदतमीजी करती है क्या? आकांक्षा ने तुरंत हाथ बांधकर सोमवती जी की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी जी आप भूल गई, आपको तो लगता है मैं बहू भी ठीक से नहीं बन सकती। और हाँ, अपने माँ बाप से तो मैं इतनी बदतमीजी कभी कर ही नहीं सकती क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, मगर आपके साथ कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरी सास हैं।
आप ही तो कहती हो ना कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप भी तो जितने ताने मुझे देती हैं उतने अपने बेटी को कभी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको लगता है कि बहू तो ताना सुनने के लिए बनी है। जब आप फर्क कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। आकांक्षा का इतना करारा जवाब सुनकर तो दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। आज उसका ज्वालामुखी जैसा भड़कता हुआ रूप देखकर तो दोनों का मुंह खुला ही रह गया। मगर आकांक्षा यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, और हाँ मम्मी जी, मुझे आपकी बेटी बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बेटी नहीं बन सकती, आप भी कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए दिल में ममता रखनी पड़ती है, और वो तो केवल आपकी बेटी के लिए है, जिसके लिए आप राखी पर इतना खर्चा करने को तैयार हो। मगर बहू को देने के लिए राखी और मिठाई तक के पैसे नहीं आप लोगों के पास। यह सुनकर तो अनिकेत की नज़र झुक गई और अगले ही पल आकांक्षा दनदनाते हुए अपने कमरे में गई और सूटकेस में सामान रखने लगी। अनिकेत और सोमवती जी तुरंत उसके पीछे पीछे कमरे में आए और उसको सामान सूटकेस में रखते देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सोमवती जी कड़क आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? सामान क्यों पैक कर रही है? लेकिन आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अनिकेत ने कहा, अरे आकांक्षा, जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बोलती क्यों नहीं हो? सूटकेस क्यों पैक हो रहा है? आकांक्षा ने तमतमाते हुए अनिकेत को देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, मानो उसमें अंगारे तैर रहे थे। वह बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ राखी के लिए। फिर तो अनिकेत तपाक से बोला, अरे तुम अचानक कैसे जा सकती हो? देख रही हो ना मम्मी की तबीयत खराब है, और फिर आज मेघा भी तो आने वाली है। यह सुनकर आकांक्षा के हाथ तुरंत रुक गए और उसने अनिकेत को देखकर कहा, इसीलिए तो जा रही हूँ क्योंकि मम्मी जी की बेटी आ रही है। मम्मी जी रोज कहती थी कि आने दे मेरी मेघा को, वही मेरा अच्छा ख्याल रखेगी, तो मैं रुक कर क्या करूँगी। और वैसे भी जब नंद घर में आए तो फिर भाभी को चले जाना चाहिए। नंद की सेवा का ठेका भाभी ने थोड़ी ले रखा है। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? यही कहा था ना आपने दीदी से। अब आप दीदी से खूब सेवा करवाना और मैं भी आराम से वापस आऊँगी। दीदी से कहना आपकी तबीयत ठीक होने के बाद ही यहाँ से जाए। अब रोज़ टेस्टी खाना मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आकांक्षा कपड़े रखते रखते बोलती ही जा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बौखलाहट साफ नजर आ रही थी, मगर आंसू नहीं। आज उसके विरोध में एक मजबूती थी। इसके आगे अब सोमवती जी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी अनिकेत का फ़ोन बजा। देखा तो मेघा का फ़ोन था। अनिकेत ने जैसे ही कॉल रिसीव करके उसे स्पीकर पर डाला तो उधर से मेघा बोली, भाई मैं नहीं आ सकती। मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है और मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है। कहीं मैं भी मम्मी के साथ बीमार ना पड़ जाऊं। मैं केवल राखी वाले दिन आऊँगी और राखी बांध कर चली जाऊँगी। यह सुनकर तो अनिकेत के चेहरे का रंग देखने लायक था। अब तो सोमवती जी को भी जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन आकांक्षा ने अपना सूटकेस बंद किया और फ़ोन उठाकर कैब बुक करने लगी। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आकांक्षा से कुछ कह पाए। सोमवती जी ने अनिकेत को इशारा किया तो वह बोला, अब तो मेघा भी नहीं आ रही आकांक्षा, अब तो रुक जाओ। तो आकांक्षा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या फ़ायदा अनिकेत, मम्मी जी को तो मेरी सेवा अच्छी ही कहाँ लगती है, लेकिन मुझे तो हैरानी हो रही है कि जिस बेटी पर मम्मी जी को इतना घमंड था, उसने मम्मी जी की बीमारी के कारण ही आने को मना कर दिया। चलो, बहू तो सास के लिए उतना नहीं करती, मगर बेटी तो करती है ना। मगर मम्मी जी, आपकी तो बेटी भी फेल हो गई और बहू तो आपकी नज़रों में पहले ही फेल थी। अब तो सोमवती जी की नज़र झुक गई। अब सोमवती जी को समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसके कारण अब कुछ बोलने को भी नहीं बचा था। जैसे ही आकांक्षा सूट केस उठाकर जाने लगी तो सोमवती जी ने पीछे से कहा, बहू रुक जा, कुछ कहने लायक तो नहीं हूँ, मगर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रही है तेरी सेवा। तूने कभी इस बात का तो ख्याल ही नहीं किया कि तुझे कोई बीमारी लग सकती है, और मेरी सेवा कर रही थी। लेकिन मेरी ही सोच घटिया थी, जो मैं फिर भी तुझे ताने देती रही। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर
सोमवती जी रोते हुए बिस्तर पर बैठ गई। अब तो अनिकेत भी उम्मीद से आकांक्षा की तरफ देखने लगा। अपनी रोती हुई बीमार सास पर आकांक्षा को तरस आ गया, लेकिन उसके दिल में पैदा हुई नफरत इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं थी। उसने सूटकेस को एक तरफ रखते हुए कहा, आप माफ़ी मांग रही हैं तो ठीक है, मगर मम्मी जी, मैं बहू बनकर ही आपकी सेवा करूंगी, बेटी बनकर नहीं, क्योंकि मैंने देख ली है आपकी बेटी के रंग। मेरे लिए आपकी कई बातों को भुलाना इतना आसान तो नहीं है, मगर मानवता और संस्कार है मुझ में, भले आप लोगों में नहीं है, जिन्होंने मुझे हर छोटे से छोटे खर्चे के लिए भी तरसा दिया, जिन्होंने मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा, मेरी दिन रात की सेवा को सिरे से नकार दिया। उसकी बातें सुनकर सोमवती जी सुबकते हुए बोली, बस बहू, अब और शर्मिंदा मत कर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब अनिकेत भी उसके पास आकर बोला, माफ़ कर देना आकांक्षा, गलती मेरी भी है, तो तुम्हारी बातों को कभी नहीं समझा, मगर एक मौका दे दो, अब ऐसा नहीं होगा। आकांक्षा ने गुस्से से अनिकेत को देखा और सोमवती जी से बोली, आप जाकर आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।